एक टॉप लेवल मेडिकल जीनियस ऑपरेशन कैसे करता है। सर्जरी के दौरान कानों में म्यूजिक बज रहा होता है, बीट पर उंगलियां थिरकती हैं, असिस्टेंट से हल्की फुल्की हंसी मजाक चलती रहती है और उसी बीच वह ऐसे हाई रिस्क ऑपरेशन कर डालता है जिन्हें बाकी डॉक्टर हाथ लगाने से भी डरते हैं। वह जानबूझकर वही केस चुनता है जिनका इलाज कोई और नहीं कर पाता। एक मरीज के सिर में गोली फंसी होती है, बाकी डॉक्टर बेबस हो चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसे मृत घोषित करने की तैयारी है, लेकिन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज तुरंत ऑपरेशन का फैसला लेते हैं। अपनी असाधारण काबिलियत से वह मरीज के दिमाग से गोली सुरक्षित निकाल लेते हैं और एक नामुमकिन सा चमत्कार कर दिखाते हैं। एक जिंदगी बच जाती है। यही है जीनियस न्यूरोसर्जन डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज। दौलत, शोहरत, सब कुछ उनके पास है। घर अवार्ड्स और लग्जरी सामान से भरा हुआ है और जिंदगी हाई सोसाइटी के शाही ठाट में चल रही है। लेकिन न्यूरोलॉजी एसोसिएशन की एक डिनर पार्टी के रास्ते में किस्मत अचानक करवट ले लेती है। स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार में है, ध्यान मरीज की तस्वीरों पर भटका हुआ और एक पल की लापरवाही भयानक हादसे में बदल जाती है। होश में आते ही दुनिया उजड़ सी जाती है। दोनों हाथ पट्टियों और पिनों से जकड़े हुए हैं। असिस्टेंट क्रिस्टीन पामर बताती हैं कि हाथों की नसों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, कई लिगामेंट फट चुके हैं, मतलब अब शायद वह कभी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। जिस दिन बैंडेज खुलती है, उम्मीद के साथ वह अपने हाथों की तरफ देखते हैं, लेकिन सामने सिर्फ मायूसी है। हथेलियों पर उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। हाथ ठीक करने के लिए वह खुद एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सर्जरी चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, बिना सोचे समझे फिर से ऑपरेशन टेबल पर लेट जाते हैं, मगर नतीजा फिर भी निराशाजनक रहता है। उनके हिसाब से इतनी गंभीर नर्व डैमेज सिर्फ रिहैब से ठीक होना नामुमकिन है। तभी एक नर्स बताती है कि उसने एक मरीज देखा था, जोनाथन पेंगबॉर्न, जो कमर से लकवाग्रस्त था और एक पैर से अपाहिज। वह हर हफ्ते व्हील चेयर पर आकर 3 बार रिहैब करता रहा और कुछ समय बाद बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह चलने लगा। चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। यह बात उन्हें उलझन में डाल देती है। अब तक 7 सर्जरी हो चुकी हैं। हालत यह है कि वह न शेव कर पाते हैं, न ठीक से पेन पकड़कर लिख पाते हैं। ऊपर से जो भी कमाया सब खर्च हो गया। अब कोई बचत नहीं बची। वह सीनियर से विदेश में इलाज के लिए कर्ज मांगते हैं। $2 लाख चाहिए, लेकिन उनकी चुकाने की क्षमता पर शक के चलते मदद नहीं मिलती। इसी बीच क्रिस्टीन उनसे मिलने आती हैं। दोनों का रिश्ता कभी काफी करीबी रहा है, दोस्ती और प्यार के बीच अटका हुआ, लेकिन उनका आना सही वक्त पर नहीं होता। गुस्से में डूबे हुए वह इलाज छोड़ देने की सलाह सुन नहीं पाते। अपनी अपंगता को स्वीकार करना उनके लिए मौत से कम दर्दनाक नहीं है। वह इस ख्याल से ही टूट जाते हैं कि अगर कभी ऑपरेशन थिएटर में वापस न जा पाए तो जिंदगी कैसी होगी। क्रिस्टीन समझाने की कोशिश करती हैं कि जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसे मायने देता है। ये शब्द तीर की तरह चुभते हैं। वह पूरी तरह टूट जाते हैं और आहत होकर वहां से चले जाते हैं। बाद में वह पेंगबॉर्न की मेडिकल रिपोर्ट के जरिए उसे ढूंढ निकालते हैं। सामने वही शख्स खड़ा है जो कभी लकवाग्रस्त था और अब न सिर्फ ठीक हो चुका है बल्कि आराम से बास्केटबॉल भी खेल रहा है। हैरान होकर वह उससे पूछते हैं, ये सब आखिर हुआ कैसे? जोनाथन पेंगबॉर्न स्टीफन से बात करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाता। वजह साफ है, जब वह गंभीर बीमारी में था तब मदद के लिए स्टीफन के ऑफिस गया था, लेकिन स्टीफन ने उससे मिलने तक से इनकार कर दिया था। वह असिस्टेंट की मंजिल भी पार नहीं कर पाया। स्टीफन सफाई देता है कि उस वक्त वह पेंगबॉर्न को बचा ही नहीं सकता था। अब वह बस यही चाहता है कि पेंगबॉर्न की तरह वह भी कोई चमत्कार कर सके। उसकी हालत देखकर पेंगबॉर्न के मन में थोड़ी नरमी आती है। वह बताता है कि वह कामार ताज नाम की एक जगह गया था जहां उसने संत साधुओं जैसे जादूगरों के साथ शिक्षा ली। उसके गुरु ने उसे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। आत्मा का उत्थान हुआ और बिना एहसास के शरीर ठीक होता चला गया, लेकिन उसके पास आगे सीखने की ऊर्जा नहीं बची थी। चूंकि चमत्कार हो चुका था इसलिए वह घर लौट आया। वैसे भी वह जगह हर किसी के लिए नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई जगह भी हो सकती है। यह जानकर स्टीफन को पहली बार उम्मीद दिखती है। वह कामार ताज जाने का फैसला करता है। हजारों मील दूर सफर करके वह नेपाल के काठमांडू पहुंचता है। रास्ता न मिलने पर लोगों से पूछता फिरता है। तभी एक रहस्यमयी शख्स उस पर नजर रखने लगता है। कुछ गुंडे उसे घेर कर लूटने की कोशिश करते हैं। उन्हें उसकी घड़ी चाहिए। स्टीफन देने से मना कर देता है। वही उसकी आखिरी घड़ी बची है। वह मौका देखकर पलटवार करता है, लेकिन एक ही घूंसे में उसका हाथ लगभग टूट जाता है। इसके बाद गुंडे उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटते हैं। तभी वही रहस्यमयी आदमी सामने आता है। चंद पलों में वह गुंडों को ढेर कर देता है और स्टीफन की घड़ी वापस दिलाने में मदद करता है। हालांकि आखिरी घड़ी भी टूट चुकी होती है। वह शख्स दरअसल कामार ताज का जादूगर होता है। वह स्टीफन को वहां ले जाता है और एक टूटी फूटी सी इमारत के सामने खड़ा कर देता है। स्टीफन को शक होता है, क्या यही कामार ताज है? जादूगर उसे सलाह देता है कि जो कुछ वह खुद को जानने वाला समझता है उसे भुला दे और थोड़ा विनम्र बने। इसके बाद उसे मंदिर के भीतर ले जाया जाता है जहाँ द एंशिएंट वन उससे मिलती है। वह स्टीफन के बारे में सब कुछ जानती है। यह जानकर वह हैरान रह जाता है। वह तुरंत पूछता है कि पेंगबॉर्न को ठीक कैसे किया गया। जवाब मिलता है कि शरीर को खुद को ठीक करने के लिए मनाया जा सकता है। स्टीफन इसे इस तरह समझता है कि शायद नसों को खुद ब खुद रिपेयर करने का कोई तरीका खोज लिया गया है, लेकिन उसकी मेडिकल थ्योरी को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ शरीर को आत्मा के जरिए बेहतर तरीके से ठीक किया जाता है। यह सब उसकी समझ से बाहर होता है। वह जल्दी से ठीक होने की जिद करता है, मगर सामने उसे शास्त्र, मंत्र और चक्रों की बातें दिखाई जाती हैं। आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है। सारी दौलत झोंककर उसने यह 1 वे टिकट लिया था और अब उससे कहा जा रहा है कि भरोसे और साधना से इलाज होगा। द एंशिएंट वन शांति से समझाती है, मौका सामने है, फिर
भी वह इस इलाज को मानने से इनकार कर देता है। उसे न मिथकों पर यकीन है, न आध्यात्मिक शक्ति पर। उसके हिसाब से आत्मा जैसी कोई चीज दुनिया में हो ही नहीं सकती। वह गुस्सा द गॉड एंशिएंट वन पर निकाल देता है और अगले ही पल पछताता है। एक झटके में उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। वह दहशत में आ जाता है। फिर उसकी आत्मा वापस शरीर में लौटा दी जाती है। फिर भी वह अभी पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता है। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि यह सब आत्मा का खेल है। वह मान लेता है कि द एंशिएंट वन ने चाय में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया होगा। जब वह फिर भी नहीं मानता तो एक पल में उसका सिर पकड़कर उसकी आत्मा को शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। वह धरती के ऊपर पहुंच जाता है। तितलियां देखता है, बरमहल से गुजरता है। इस बार एंशिएंट वन ठान लेती हैं कि उसे सच दिखाकर ही छोड़ेंगी। उसकी आत्मा को मल्टीवर्स की यात्रा पर भेज दिया जाता है। जिन नियमों, तथ्यों और भौतिक ब्रह्मांड को वह सब कुछ समझता था, वे असल में मल्टीवर्स की धूल भर हैं। यहाँ सोच और मानसिक शक्ति भी हकीकत को बदल सकती है। वह देखता है कि उसकी उंगलियां अनगिनत उंगलियों में बदल जाती हैं और वह उन्हीं से बने अपने ही पुतलियों के भीतर गिरता चला जाता है। अंतहीन यात्राओं के बाद उसे डरावने अंधेरे जीव दिखाई देते हैं। एक चीख के साथ वह अंतरिक्ष की दरारों में सुन्न सा ठहर जाता है। इस झकझोर देने वाली आत्मिक यात्रा के बाद एंशिएंट वन उसकी आत्मा को वापस धरती पर उसके शरीर में लौटा देती है। अब वह पूरी तरह मान जाता है और उनसे सिखाने की गुहार लगाता है, मगर वह इनकार कर देती हैं और उसे बाहर निकाल देती हैं। वह दरवाजे के बाहर 5 घंटे बैठा रहता है। एंशिएंट वन किसी दूसरे काइसिलियस को तैयार नहीं करना चाहती। काइसिलियस ने उनसे गद्दारी की थी और बुक ऑफ काग्लियोस्त्रो से अहम पन्नों की जानकारी चुरा ली थी। उसका मकसद डार्क डायमेंशन का रास्ता खोलकर डोरमामू को बुलाना था। यह किसी भी हाल में होने नहीं दिया जा सकता। मॉर्डो को लगता है कि वह कामारताज को इस संकट से निकालने में मदद कर सकता है। बाहर वह टूटे दिल से दरवाजा खटखटाता रहता है। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी हैं। अब उसके पास न पैसे हैं, न जाने की कोई जगह। तभी मॉर्डो उसे एक कमरा दिलवाता है और अक्षरों की एक लड़ी देता है। उसे पहले लगता है कि यह कोई मंत्र होगा। वह अपनी घड़ी की पीछे की तरफ देखता है। वहाँ लिखा है, समय बताएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, क्रिस्टीन। तब समझ आता है कि यह घड़ी उसे क्रिस्टीन पामर ने दी थी। अगले दिन एंशिएंट वन उसे मल्टीवर्स की ऊर्जा का इस्तेमाल सिखाती है। मंत्र पढ़ते ही ढाल और ताकत बनती है और इसी से जादू किया जाता है। वह हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि उसके हाथ यह सब नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह जमकर अभ्यास करता है और तय की गई किताबें तेजी से पढ़ डालता है। वोंग उसे नई किताबें देता है। तभी उसकी नजर एक खास किताब पर पड़ती है। यह एंशिएंट वन का निजी संग्रह है। सुप्रीम स्तर के जादूगरों के अलावा कोई इसे समझ नहीं सकता। उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। किताब का नाम काग्लियोस्त्रो है। यह समय से जुड़ी जादुई विद्या पर आधारित है। इसके कुछ पन्ने गद्दार काइसिलियस चुरा ले गया था। उन पन्नों के लिए उसने जादू से पहले लाइब्रेरियन के हाथ तक अलग कर दिए थे। अब इन ग्रंथों की जिम्मेदारी वोंग के पास है। अगर उसे किताब में जरा सी भी कमी या छेड़छाड़ दिखे तो वह दोषी के हाथ अलग कर देने से नहीं हिचकिचाएगा। वह तुरंत वोंग द्वारा दी गई किताबें उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त काइसिलियस समय की किताब के चुराए गए पन्नों का इस्तेमाल करके डार्क लॉर्ड डोरमामू को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। सब मिलकर मंत्र पढ़ते हैं और अचानक स्पेस में बदलाव आने लगता है। उनके सामने डार्क डायमेंशन का स्वामी डोरमामू दिखाई देता है। उसे इस दुनिया में खींच लाने की कोशिश जारी रहती है। इधर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। बाकी सब लोग आराम से जादू कर लेते हैं, लेकिन वह हवा में बस गोल गोल हाथ घुमाता रह जाता है। कितनी भी कोशिश कर ले, सिर्फ हल्की सी चिंगारी निकलती है। उसे लगता है कि यह उसके हाथों की वजह से हो रहा है, मगर द एंशिएंट वन साफ कह देती हैं, इसका हाथों से कोई लेना देना नहीं है। वह मानने को तैयार नहीं होता तो एक और जादूगर को बुलाया जाता है। वह अपनी बांह ऊपर करता है। उसके हाथ ही नहीं है, फिर भी वह पूरी आसानी से जादू कर रहा होता है। इसके बावजूद उसे लगता है कि यह उसके बस का नहीं। एंशिएंट वन जानती है कि इतना तेज दिमाग इसे सीख ही लेगा, बस आम तरीके यहाँ काम नहीं करेंगे। वह एक स्पेस पोर्टल खोलती हैं और उसे सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर छोड़ देती हैं। इतनी ठंड में कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता। बेहोश होने या जान जाने का पूरा खतरा है। बिना किसी रहम के वह वहाँ से चली जाती हैं। अब उसे सीखना ही होगा, क्योंकि अगर नहीं सीखा तो यहीं मर जाएगा। मॉर्डो को यह तरीका बेहद क्रूर लगता है, लेकिन एंशिएंट वन बस इतना कहती हैं कि कुछ ही देर में नतीजा सामने आ जाएगा। काफी देर तक कोशिश नाकाम रहती है। तब वह सच में सोचने लगता है, आखिर गलती कहाँ हो रही है। सारे भटकाव छोड़कर पूरी एकाग्रता से जादू करता है। काफी वक्त बीत जाता है और वह वापस नहीं आता। एंशिएंट वन थोड़ी परेशान और निराश हो जाती है, कहीं वह मर ही तो नहीं गया। तभी आसमान में एक पोर्टल खुलता है। वह उसमें से रेंगता हुआ बाहर आता है। ठंड से पूरा कांप रहा होता है। मौत के डर ने उसे असली बात समझा दी थी। वह अपने बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है। एक महान जादूगर की नींव पड़ चुकी है। अब तक की सारी चीजें वह बहुत तेजी से सीख चुका है। वह वोंग के पास जाकर आत्मा को शरीर से अलग करने वाली किताब मांगता है, लेकिन जवाब मिलता है, अभी समय नहीं आया। मौका मिलते ही वह स्पेस मैजिक से किताब चुपके से निकाल लेता है। यहाँ तक कि जो किताब वह पढ़ रहा था उसे भी उठा लेता है। उसकी तरकीब साफ है, शरीर सोएगा और आराम करेगा, जबकि आत्मा किताबें पढ़ेगी। इस तरह वह आम इंसान से कहीं ज्यादा तेज सीख सकता है। एंशिएंट वन और मॉर्डो की देखरेख में वह और भी जादू
लड़ाई के तरीके सीखता है, लेकिन उसकी भूख अब भी शांत नहीं होती। वह लाइब्रेरी में जाकर उस समय की किताब को निकालता है और देखता है कि उसमें बने चिन्ह सामने रखी चीजों से बिल्कुल मेल खाते हैं। वोंग के न होने का फायदा उठाकर वह आई ऑफ अगामोटो पहन लेता है और किताब के मुताबिक मंत्र पढ़ता है। इस बार वह तुरंत टाइम आई खोल लेता है, फिर एक सेब पर समय को काबू करना शुरू करता है। कभी उसे तेजी से खा जाता है तो कभी समय पीछे घुमा देता है, जब सेब अब भी खाया ही नहीं गया था। अगर समय को पलटकर फल वापस लाया जा सकता है तो क्या किताब भी ठीक की जा सकती है? वह किताब पर मंत्र चलाता है और सच में फटे हुए पन्ने वापस जुड़ जाते हैं। जिज्ञासा में वह आगे भी जादू करता है। तभी एक अनजान और खतरनाक दृश्य उभर आता है। शुक्र है कि मॉर्डो और वोंग वक्त पर उसे रोक लेते हैं, वरना शायद डोरमामू तक बुला लिया जाता। मॉर्डो सख्ती से डांटता है, ऐसा करना समय की शाखाएं बना सकता है, इंसान को टाइम लूप में फंसा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वह कभी पैदा ही न हुआ हो। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन एक बात उसकी समझ से बाहर है। जब बाकी लोग समय की किताब पढ़ ही नहीं पा रहे तो वह उसके मंत्र कैसे समझ पा रहा है और सफलता पूर्वक जादू भी कर रहा है। यह सिर्फ तेज याददाश्त की बात नहीं है, वह डैड जन्म से जादूगर है। उसे सब कुछ समझाया जाता है। उनका मकसद दुनिया को जादुई खतरों से बचाना है। एंशिएंट वन पीढ़ियों से चली आ रही सॉर्सरर सुप्रीम है। हजारों साल पहले पूर्वज ने आई ऑफ अगामोटो और 3 महान मंदिर हांगकांग, न्यूयॉर्क और लंदन स्थापित किए थे। यही मिलकर दुनिया की सुरक्षा का जाल बनाते हैं। मंदिर दुनिया की रक्षा करते हैं और जादूगर मंदिरों की, ताकि ब्रह्मांडीय विनाशक डोरमामू धरती को नष्ट न कर सके। डोरमामू हर मल्टीवर्स पर कब्जा कर अंधकार फैलाना चाहता है। धरती उसका सबसे बड़ा निशाना है और काइसिलियस उसे बुलाकर अंधकार से ताकत लेने की तैयारी में है। यह सब सुनकर वह घबरा जाता है। वह यहाँ सिर्फ अपने हाथों का इलाज कराने आया था, किसी जंग में जान देने नहीं। मगर अब बचने का मौका नहीं मिलता। काइसिलियस हमला कर चुका होता है। जबरदस्त धमाके में वह उछलकर मंदिर के भीतर जा गिरता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। वापसी का रास्ता कट चुका है। वह बाहर निकलकर देखता है, यह जगह न्यूयॉर्क है, नेपाल के कामारताज से हजारों मील दूर। वापस मंदिर में आकर वह देखता है कि यहाँ कोई नहीं है। 3 पोर्टल दिखाई देते हैं जो अलग अलग जगहों से जुड़े हैं। डायल घुमाकर बाहर की लोकेशन बदली जा सकती है। एक तैरता हुआ क्लोक भी नजर आता है, मगर वह उस पर ध्यान नहीं देता। तभी उसे एहसास होता है कि हॉल में कोई आ चुका है। मंदिर का जादूगर डैनियल ड्रुम काइसिलियस से लड़ रहा होता है। काइसिलियस उसे खत्म करने पर तुला है। वह रोकने की कोशिश करता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। काइसिलियस वार करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वह एक ऊर्जा चाबुक बनाता है, लेकिन अनुभवी जादूगर के सामने टिक नहीं पाता। जान बचाकर भागता है, पर काइसिलियस स्पेस को काबू कर लेता है। वह दौड़ता तो है, मगर जगह पर ही फंसा रहता है। मजबूरी में 2 ढाल बनाता है, लेकिन जादू अभी पूरी तरह साधा नहीं है। ताकतवर दुश्मन के सामने वह लगातार दबाव में रहता है, जैसे खिलौना बन गया हो। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, सबको एक एक करके निपटाना होगा। वह उनमें से एक जादूगर को रेगिस्तान में फंसाने की कोशिश करता है। वह डायल घुमाकर पहली महिला जादूगरनी को रेगिस्तान में फंसा देता है। दूसरे दुश्मन को उठाकर उष्णकटिबंधीय जंगल में फेंक देता है। अब सामने सिर्फ काइसिलियस बचता है। ताकत में वह उससे कमजोर है, इसलिए भागते हुए ही कोई रणनीति सोचता है। काइसिलियस की बेरहम मार से उसका सिर फट जाता है, खून बहने लगता है। इसी अफरा तफरी में वह उस कंटेनर से टकरा जाता है जिसमें जादुई क्लोक रखा था। हैरानी की बात, क्लोक उसके सामने आकर बार रोक लेता है। उसने उसे अपना नया मालिक मान लिया होता है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, क्लोक झपट कर उसे ढक लेता है। उसी पल एक ताकतवर जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज का जन्म होता है। वह पलटवार करता है। लगता है अब बाजी पलट जाएगी, लेकिन चालाक दुश्मन उसे फिर खींच लेता है। क्लोक हमलों से बचाता रहता है। वह दीवार पर टंगे एक हथियार की तरफ बढ़ता है, मगर क्लोक उसे रोक देता है और बेहतर चीज उठाने का इशारा करता है। वह झटपट एक शक्तिशाली अवशेष उठाकर काइसिलियस पर फेंकता है। पल भर में वह जकड़ जाता है, हिल भी नहीं पाता। काइसिलियस अपने दर्शन सुनाता है। उसके मुताबिक इस दुनिया की जिंदगी सीमित है, लेकिन अगर डार्क डायमेंशन में जाकर डोरमामू का हिस्सा बन जाओ तो समय की पाबंदी खत्म हो जाती है। वहाँ अमरता मिलती है। इंसान समय का गुलाम है और मौत की बेइज्जती सहता है। वह उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए बहकाता है, ताकि असली स्वामी डोरमामू दुनिया पर राज करे। वह मानता है कि सॉर्सरर सुप्रीम ही दुनिया का रक्षक है। काइसिलियस इसे नकार देता है। उसके मुताबिक कामारताज आने वाले ज्यादातर लोग जख्मी और बेबस होते हैं, इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं। एंशिएंट वन चालें चलती हैं। खुद सैकड़ों साल जिंदगी बढ़ाने के लिए जीवन और समय की विद्या से अंधकार की शक्ति लेती रहीं, मगर यह ज्ञान कभी उसे नहीं सिखाया। वह दावा करता है कि मंदिर नष्ट होते ही डार्क डायमेंशन खुल जाएगा और डोरमामू सबको अमृता देगा। वही असली उद्धार करता है। फिर भी वह उसकी बातों में नहीं आता। काइसिलियस हंसता है, कहता है कि उसका स्लिंग रिंग खो गया है, बिना उसके जादू नहीं हो सकता। तभी एक स्पेस हथियार आकर उसे बेध देता है। एक साथी की चोरी छिपे की गई चोट से वह जमीन पर गिर पड़ता है, बुरी तरह घायल। वह किसी तरह निकलने की कोशिश करता है। क्लोक फिर उसकी ढाल बनता है। दुश्मन का सिर दीवार से पटकता
करता है और उसका स्लिंग रिंग भी छीन लाता है। वह तुरंत पोर्टल खोलकर अस्पताल पहुंचता है और क्रिस्टीन पामर को ढूंढता है। उसे देखते ही वह उसे इमरजेंसी में ले जाती है। उसे शक होता है कि खून दिल के चारों तरफ जमा हो रहा है। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो जाता है। ऑपरेशन शुरू होता है। अचानक उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। वह मिरर डायमेंशन से क्रिस्टीन को इशारे करता है। वह बुरी तरह घबरा जाती है, जैसे सचमुच भूत देख लिया हो। वह समझाता है कि यह उसकी आत्मा है और शरीर मौत के करीब है। वह उसकी मदद से खुद का इलाज करवाता है। उसी वक्त दुश्मन भी आत्मा के रूप में हमला करता है। वह मिरर डायमेंशन हटाकर सीधी भिड़ंत करता है। इस टकराव से असल दुनिया पर बड़ा असर नहीं पड़ता, लेकिन हल्की हल्की कंपन महसूस होती है। क्रिस्टीन को लगने लगता है कि वह किसी भयानक जंग से गुजर रहा है। आत्मा को गहरी चोट लगती है। वह बेहोश हो जाता है। दिल की धड़कन रुक जाती है। क्रिस्टीन तुरंत डिफिब्रिलेटर से झटका देती है। उसी पल उसकी आत्मा से एक जबरदस्त ऊर्जा फूटती है और दुश्मन उछलकर दूर जा गिरता है। वह इशारा करता है, वोल्टेज बढ़ाओ, एक बार और। इस बार 360 जूल पर झटका दिया जाता है। ऊर्जा की तेज लहर फैलते ही चारों तरफ चिंगारियां फूट पड़ती हैं। एक जोरदार झटके में दुश्मन की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाती है और उसका शरीर वहीं ढेर हो जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद वह क्रिस्टीन पामर से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह एक ईगो बॉल रहा है और उसने उसका दिल बहुत दुखाया। क्रिस्टीन भावुक हो जाती है और उसे माफ कर देती है। टांके लगने के बाद भी उसके लिए काम खत्म नहीं हुआ है। कुछ अधूरा अब भी बाकी है। वह अपने साथ बीती हर बात उसे बताता है। प्राकृतिक नियमों से परे जादूगर, पोर्टल और दूसरी दुनिया की बातें सुनकर उसे लगता है कि वह शायद पागल हो गया है। लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखों के सामने पोर्टल खुलते देखती है, दंग रह जाती है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ कहा गया सब सच है। क्लोक पहनते ही वह मन बना लेता है। तभी पता चलता है कि काइसिलियस भाग चुका है। कुछ ही देर में मॉर्डो और द एंशिएंट वन पहुंचते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि वह न सिर्फ क्लोक का नया मालिक बन चुका है, बल्कि एक दुश्मन को खत्म कर चुका है और काइसिलियस को खदेड़ भी दिया है। अब संकट यह है कि लंदन सैंक्टम खतरे में है। सिर्फ न्यूयॉर्क और हांगकांग सैंक्टम ही धरती को डार्क डायमेंशन से बचा सकते हैं। एंशिएंट वन उसे न्यूयॉर्क सैंक्टम की जिम्मेदारी देती है। इस पर उसके मन में विरोध उठता है। वह तो डॉक्टर है। अभी अभी उसने किसी की जान ली है। डॉक्टर बनकर उसने हमेशा जान बचाने की कसम खाई थी, न कि किसी को मारने की। एंशिएंट वन उसे अहंकारी बताती हैं। उनके मुताबिक डॉक्टर बनना भी उसके लिए खुद को बचाने का तरीका था। यह सुनकर वह उनका वह राज्य सामने रख देता है कि उन्होंने अंधकारमय दुनिया की शक्ति से अपनी उम्र बढ़ाई है। यह बात मॉर्डो तक को नहीं पता थी। एंशिएंट वन इस पर कुछ नहीं कहती और हांगकांग सैंक्टम की रक्षा के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही देर में काइसिलियस अपने साथियों के साथ न्यूयॉर्क सैंक्टम पर हमला कर देता है। वह तुरंत मिरर डायमेंशन सक्रिय कर देता है, जिससे हमला नाकाम हो जाता है। मिरर डायमेंशन में काइसिलियस जादू से हर चीज को मोड़ देता है। मौका देखकर वह उसकी स्लिंग रिंग छीन लेता है ताकि वे यहाँ से भाग न सकें, मगर इसके साथ ही दोनों पर जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। डार्क मैजिक के सहारे दुश्मन इस दुनिया पर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेते हैं। मिरर डायमेंशन लगातार बदलता रहता है। दोनों उन्हें यहीं फंसाकर पोर्टल खोलकर निकलने की कोशिश करते हैं। काइसिलियस जगह को और मोड़ देता है, जिससे भागना आसान नहीं रहता। ऊपर की मंजिलों में पीछा शुरू होता है। गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है और वे नीचे की ओर गिरने लगते हैं। पूरी दुनिया उलट पलट जाती है। आगे रास्ता खत्म होते ही वे रुकते हैं, फिर अचानक फिर से नीचे गिरने लगते हैं। भाग दौड़ और टकराव के बाद काइसिलियस उसे पकड़ लेता है और उसकी स्लिंग रिंग छीन लेता है। जैसे ही वह आखिरी वार करने वाला होता है, एंशिएंट वन आकर उसे बचा लेती हैं। वह एक अलग स्पेस बनाती हैं। उनके माथे पर एक खास निशान उभर आता है। यह डार्क डायमेंशन की ऊर्जा खींचकर इस्तेमाल करने का चिन्ह है। वह कहता है कि उसने एक गद्दार शागिर्द को ही सिखाया है। काइसिलियस उन्हें झूठा ठहराता है। दोनों के बीच भीषण जंग छिड़ जाती है। जितने भी ताकतवर हों, लेकिन जो खुद डार्क पावर इस्तेमाल कर रही हैं, उनके सामने वे टिक नहीं पाते और उसे इसका अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक काइसिलियस अपने ही साथियों की परवाह किए बिना एक चाल चलता है। वह स्पेस हथियार से अपने ही साथी को भेदता हुआ वार करता है और वही वार जाकर एंशिएंट वन को लग जाता है। इसके बाद वह उन्हें जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है। यह देखते ही वह और मॉर्डो तुरंत बाहर भागते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एंशिएंट वन ऊंचाई से नीचे गिरती हैं और बेहोश हो जाती हैं। वह बिना समय गंवाए उन्हें अस्पताल ले जाता है और क्रिस्टीन पामर को ढूंढकर इलाज शुरू करवाता है। वह खुद ऑपरेट करना चाहता है, मगर कर नहीं पाता। इसलिए मुख्य डॉक्टर की जिम्मेदारी डैनियल ड्रुम को सौंप देता है। इसके बाद उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। आत्मिक रूप में वह देखता है कि एंशिएंट वन कहीं जा रही हैं। वह उनके पीछे जाता है। वहां वह अपने दिल की बात बताती हैं। वह अंधकार से शक्ति लेना नहीं चाहती थीं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जो चाहकर भी टाले नहीं जा सकते, जैसे डोरमामू को रोकना। उन्होंने अनगिनत भयानक घटनाओं को रोका है, मगर आज उनकी यात्रा अपने अंत पर पहुंच गई है। वह उसे समझाती हैं कि आगे का रास्ता वही चुनेगा। या तो वह अपने पुराने सामान्य जीवन में लौट जाए या फिर इंसानियत की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़ा हो जाए। अब वह मौत को स्वीकार करने के लिए तैयार है। वह बस इस खूबसूरत बर्फीले नजारे को थोड़ा और देखना चाहती हैं। अगले ही पल वह गायब हो जाती हैं। उधर अस्पताल में उनका शरीर बचाया नहीं जा पाता। उनकी मौत उसे भीतर तक तोड़ देती है। अब उसे एक कठिन फैसला लेना होता है। वह जादूगर बनने का रास्ता चुनता है और इसका मतलब है क्रिस्टीन से दूर होना। वह बिना सवाल किए उसके गाल पर हल्का सा चुंबन देती है और चुपचाप चली जाती है। अब उसका एक ही मकसद है, काइसिलियस को रोकना। अब सिर्फ हांगकांग सैंक्टम बचा है। वह मॉर्डो को ढूंढता है और दोनों वहां पहुंचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी
की होती है। सैंक्टम ढहना शुरू हो चुका है, डार्क डायमेंशन फैल रहा है और डोरमामू आने वाला है। सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वह समय के जादू से वक्त को रोक देता है। अगर समय को पीछे घुमा दिया जाए और सैंक्टम के टूटने से पहले की घड़ी में लौट जाएं, तो अब भी उम्मीद है। लेकिन काइसिलियस और उसके साथी डार्क पावर से समय को पलटने वाले जादू को बेअसर कर देते हैं। वे उल्टे समय के बीच भी आजादी से चल सकते हैं। तबाही झेल चुकी दुनिया वापस जुड़ने लगती है, मगर दोनों पर लगातार हमला जारी रहता है। जैसे जैसे समय का जादू इमारतों को फिर से खड़ा करता है, डार्क डायमेंशन भी सिमटने लगता है। तालमेल से काम लेते हुए वे काइसिलियस को उस दीवार के भीतर फंसा देते हैं जो वापस बन रही होती है। जिसे मरा समझा जा रहा था, वोंग भी जिंदगी में लौट आता है। सैंक्टम के संभलते ही खतरा टलता नहीं, वे फिर हमला कर सकते हैं। सबको मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी। काइसिलियस खुद को दीवार से छुड़ा लेता है और जोरदार शॉक वेव से उसके मंत्र को तोड़ देता है। नतीजा, पूरी दुनिया का समय थम जाता है। हर इंसान और हर चीज जड़ हो जाती है। जैसे ही वह वार करने आगे बढ़ता है, उसी पल उसे अचानक एक नई बात याद आती है। उसे अचानक एक रास्ता सूझता है। वह आसमान की ओर उड़ता है और सीधे डार्क डायमेंशन डोरमामू की दुनिया में पहुंच जाता है। मंत्र सक्रिय होते ही उसके सामने अंधकार का स्वामी प्रकट होता है। वह सीधी बातचीत करना चाहता है, लेकिन डोरमामू किसी समझौते की परवाह नहीं करता। वह तुरंत इस तुच्छ इंसान को मारकर धरती को निगलने पड़ता है। वह ढाल बनाता है, मगर डोरमामू की शक्ति उसे पल भर में धूल में बदल देती है। लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन तभी समय पलटता है। वह फिर उसी पल में लौट आता है जब पहली बार डोरमामू से सामना हुआ था। वही शब्द दोहराए जाते हैं। डोरमामू को कुछ अटपटा लगता है, शायद भ्रम। अगले ही पल वह फिर मारा जाता है और फिर से लौट आता है। अब डोरमामू चौंक जाता है। फिर तुम? गुस्से में वह उसे बार बार कुचल देता है, मगर यह एक अनंत चक्र है। हर मौत के बाद वह वापस आ जाता है। इस तरह चाहे वह अनगिनत बार मरे, धरती सुरक्षित रहती है। लाखों करोड़ों बार उसे मारने के बाद डोरमामू थक जाता है। वह इस जगह से निकलना चाहता है। शर्त रखी जाती है, डोरमामू अपने अनुयायियों को लेकर धरती छोड़ देगा, यहाँ बुराई करना बंद करेगा और कभी वापस नहीं आएगा। सहमति मिलते ही समय चक्र थम जाता है। समय उसी पल पर लौटता है जब वह उछलकर गिरा था और काइसिलियस वार करने ही वाला था। वह ऊपर से उतरता है और उसे वही देता है जिसकी वह चाह रखता था, डोरमामू के जीवन का हिस्सा बनना। उसके अनुयायियों के शरीर ढहने लगते हैं। अंत में वे सूखे शव बनकर अंधकार में समा जाते हैं। वह विश्व स्तरीय जादू से सैंक्टम को फिर से पहले जैसा कर देता है। दुनिया में व्यवस्था लौट आती है। मॉर्डो मानता है कि उन्होंने भी एंशिएंट वन की तरह नियम तोड़े हैं और इसका परिणाम कर्म के रूप में सामने आएगा। वह यह रास्ता छोड़ देता है। वह इन्फिनिटी स्टोन को उसकी जगह लौटा देता है। एंशिएंट वन के जाने की खबर मल्टीवर्स में फैल जाती है। इस धरती पर सर्वोच्च रक्षक न होने से खतरा बढ़ जाता है। वह क्रिस्टीन पामर की दी हुई घड़ी पहनता है और सैंक्टम का रक्षक बनकर खड़ा रहता है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन दोनों का रिश्ता अब भी अधूरा है।